देखो बेटा यहाँ से थोड़ी सी ये रह गई थी थ्योरम। तो 1/fn के किसको कन्वर्ट करेगी, h के ऊपर। h या तो 0 होगा या फिर कभी भी 0 नहीं होगा। अब देखो लास्ट में रिजल्ट ये कहता है कि इफ़ f नेवर वैनिशेज तो 1/h क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, f नेवर वैनिशेज, यदि f कभी भी वैनिशेज नहीं होता तो इसका मतलब कि 1/h क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। और इसका मतलब कि fn के कन्वर्ज हो जाएगी 1/h के ऊपर यूनिफॉर्मली ऑन ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ g। और यदि इसकी हर एक सीक्वेंस कन्वर्ज हो जाती है तो इसका मतलब कि वो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब h भी नॉर्मल आ गया और g डैश तो हमने पहले ही नॉर्मल ले लिया था। यदि ये भी नॉर्मल तो इसकी यूनियन भी क्या आ जाएगी, नॉर्मल आ जाएगी। तो इसका मतलब कि फाई भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल। इसको लास्ट में थोड़ा सा अच्छे से फिनिश कर लेना, ये फिनिशिंग अच्छी नहीं है इस थ्योरम की यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना इसको। उसके बाद है ग्रेट पिकार्ड थ्योरम। ग्रेट पिकार्ड थ्योरम में क्या है, सपोज एन एनालिटिक फंक्शन f हैज़ एन एसेंशियल सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू a। हम क्या ले लेते हैं, एक एनालिटिक फंक्शन ले लेते हैं जिसकी एसेंशियल सिंगुलरिटी है z इक्वल टू a। मतलब कि बाकी जगह तो फंक्शन एनालिटिक है लेकिन a के ऊपर एसेंशियल सिंगुलरिटी आती है। देन इन ईच नाइबरहुड ऑफ a, कहता है कि a का कोई भी नाइबरहुड हम ले लें, f अज्यूम्स ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, कि a का कोई भी हम नाइबरहुड ले लें, f अज्यूम करेगा हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को विद वन पॉसिबल एक्सेप्शन। ये कहता है कि सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक ही एक्सेप्शन रह सकते हैं, मतलब कि एक एलिमेंट को छोड़ सकता वो, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। क्या मतलब हुआ, ये कहता है कि यदि कोई एनालिटिक फंक्शन है और z इक्वल टू a उसकी एसेंशियल सिंगुलरिटी है, फिर ये कहता है कि a का हर एक नाइबरहुड के अंदर f हर कॉम्प्लेक्स नंबर को अज्यूम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ सकता है विद वन पॉसिबल एक्सेप्शंस। मतलब कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट को छोड़ सकता है। क्लियर, समझ आ गई बात, ये हमें प्रूव करना है। वी प्रूव द थ्योरम बाय टेकिंग a इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में हमने क्या ले लिया कि जहाँ पे ये एसेंशियल सिंगुलरिटी है ना, वो सपोज कर लिया कि z इक्वल टू a है। वो पॉइंट हमने सपोज कर लिया कि z इक्वल टू a है। क्लियर, हमने सपोज कर लिया कि z इक्वल टू क्या है, a है। अब वी प्रूव द थ्योरम बाय टेकिंग a इक्वल टू 0। सपोज दैट देयर इज एन r, कि सपोज कर लिया कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी रेडियस आ जाती है सच दैट कि देयर आर टू नंबर नोट इन दिस, कि आपके पास एक ऐसी r नाम की रेडियस आ गई कि इस एनोलस यानी 0 हमने क्या लिया, सेंटर लिया, और r क्या ले ली, उसकी रेडियस ले ली। देखो 0 को हमने सेंटर लेकर के उसको एक्सेप्ट नहीं किया, देखो 0 से ग्रेटर दे रहा है, ये डिलीटेड नाइबरहुड की बात कर रहा है, ये डिलीटेड नाइबरहुड की बात कर रहा है। कहता है कि इसकी जो फंक्शनल वैल्यू है, इसकी फंक्शनल वैल्यू है तो आपके पास क्या आ जाते हैं, 2 नंबर ऐसे आ जाते हैं जो इसके अंदर नहीं होते। 2 नंबर इसके अंदर नहीं होते तो इसका मतलब कि इसने 2 नंबर को छोड़ दिया, मतलब कि f इसके ऊपर लगा, f फंक्शन इसके ऊपर लगा है, f फंक्शन इसके ऊपर लगा है। उधर कॉम्प्लेक्स प्लेन आएगा, उधर कॉम्प्लेक्स प्लेन आया, कहता है कि इसके अंदर 2 एलिमेंट को इसने छोड़ दिया, अज्यूम कर दिया। कंट्राडिक्शन से दिखाएंगे ना हम इसको। देखो क्या कहना चाहता है ये, मैं यहाँ पे करवा देती हूँ आपको। ये कहना चाहता है कि मान लिया कि a इक्वल टू 0 है, a इक्वल टू 0 है, एक डिलीटेड नाइबरहुड दे लिया डिलीटेड नाइबरहुड r रेडियस का। अब इस डिलीटेड नाइबरहुड के ऊपर हमने फंक्शन f अप्लाई किया। f अप्लाई करने के बाद कहाँ जाएगी इसकी रेंज, इसकी रेंज जाएगी कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, u और v के अंदर। तो ये कहता है कि इसकी जो भी रेंज आई, कहता है कि उसमें 2 पॉइंट मुझे ऐसे मिल गए जो इसकी फंक्शनल वैल्यू नहीं बनती, बाकी सारे मिलते हैं, मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन को ये कवर कर लेता है, लेकिन ये 2 एलिमेंट मुझे ऐसे मिल जाते हैं जो इसकी फंक्शनल वैल्यू नहीं आते। जैसे कि ऑन टू में होता है ना, ऑन टू फंक्शन में हम क्या करते हैं, इसके हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए, यदि यहाँ पे खाली मिल गए तो ऑन टू फंक्शन नहीं होता। तो इसी तरह ये 2 अगर एलिमेंट खाली मिल गए यानी इधर प्री इमेज नहीं मिली तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। समझ आ गया। तो इसी तरह इनकी कोई प्री इमेज नहीं है, इधर 2 एलिमेंट मुझे मिल गए जिनकी कोई प्री इमेज नहीं। ये कहना चाहता है यहाँ पे इन लाइनों में कि सपोज देयर आर 2 नंबर नोट इन दिस, कहता है कि इसके अंदर फंक्शनल वैल्यू है ये
फंक्शनल वैल्यू के अंदर आपके पास दो नंबर ऐसे मिल गए जो इसके अंदर नहीं है। ऑल्सो सपोज दैट कि एफ जेड, मान हमने ये भी सपोज कर लिया कि एफ जेड कभी 0 नहीं आता और कभी भी 1 नहीं आता। ऑल्सो सपोज दैट कि एफ 0 भी नहीं आता और 1 भी नहीं आता इस रीजन के अंदर, वो दो नंबर हमने सपोज कर ली कि भी 0 नहीं आएगा और 1 नहीं आएगा। फिर लेट जी हमने क्या ले लिया, B0R, इस बोल में से हमने 0 को माइनस कर दिया क्योंकि इस जी के ऊपर ये 0 क्या थी, एसेंशियल सिंगुलरिटी थी एफ की कैसी थी, एसेंशियल सिंगुलरिटी। बाकी जगह फंक्शन क्या था, एनालिटिक था। तो इस पूरी बोल में से हमने 0 को माइनस कर दिया, तो जी के ऊपर जो fn फंक्शन बन गया, तो fn हम कोई फंक्शन लेंगे जी से लेकर के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। fn कैसे ले लिया हमने, fn z इक्वल टू एफ ऑफ जेड बाई एन। अब f फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है। यदि f फंक्शन एनालिटिक है तो fn भी तो एनालिटिक हुए क्योंकि fn f से ही तो डिफाइंड है। तो फॉर देन ईच fn इज एनालिटिक और नो fn अज्यूम 0 और 1, क्योंकि f क्या नहीं अज्यूम करता, f 0 और 1 को नहीं ले रहा, तो fn कहाँ से लेंगे क्योंकि fn तो f से ही खुले हैं। बात समझ में आ गई, fn की वैल्यू तो f से ही आई है। जब f में कभी 0 और 1 नहीं आ रहे तो fn में कहाँ से आएंगे, fn को हमने f की हेल्प से तो लिखा है, तो f 0 और 1 नहीं आ रहे तो fn कहाँ से 0 और 1 ले लेगा। तो इसका मतलब कि हर एक fn एनालिटिक होगा और हर एक fn कभी भी 0 और 1 को अज्यूम नहीं करेगा। और यदि एनालिटिक हो और इन वैल्यू को अज्यूम नहीं करता हो तो मेंटल कर्सरिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, fn क्या हो जाएगा, नॉर्मल फैमिली इन दिस। अभी हमने प्रूव की थ्योरम, ठीक है। तो fn क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हो जाएगा तो उसकी सबसीक्वेंस मिलेगी हमें जो कन्वर्ज करती होगी, तो उसकी सबसीक्वेंस मान लिया हमने fn के है, सबसीक्वेंस ऑफ fn के फाई को कन्वर्ज करती है यूनिफॉर्मली। अब फाई क्या होगा, या तो एनालिटिक होगा या फिर जी के ऊपर या तो एनालिटिक होगा या फिर इन्फिनिटिव होगा। फाई क्या होगा, या तो एनालिटिक फंक्शन होगा या फिर क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। अब देखो मान लिया कि फाई क्या है, एनालिटिक है। इफ सपोज फाई क्या है, एनालिटिक है। यदि फाई एनालिटिक फंक्शन होगा तो फाई की जो मॉडुलस वैल्यू का मैक्सिमम होगा वो कैपिटल M ले लिया हमने, कैपिटल M ले लिया। देखो r/2 के ऊपर जो मतलब इस बाउंड्री से जो फंक्शन का फाई फंक्शन का मॉडुलस वैल्यू में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी बाउंड्री से आएगी, क्योंकि मैक्सिमम प्रिंसिपल मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल से क्या होता है, कोई फंक्शन एनालिटिक हो तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू बाउंड्री पे मिलती है। तो यहाँ से बाउंड्री से उठा लेंगे, तो बाउंड्री से जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कैपिटल M ले ली। तो एफ जेड बाई एन के कैसे खुलेगा, fn के जेड से। देखो ध्यान से, fn जेड कैसे खुलता है, f जेड बाई एन से। यदि यहाँ पे n के है तो यहाँ पे n के आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, f जेड बाई एन के, तो fn के जेड में फाई तो माइनस कर दिया, फाई प्लस कर दिया और मोड अलग अलग खोल दिए। क्लियर बात। अब देखो ध्यान से, जो ये सब सीक्वेंस थी फाई एन के, जो ये फाई एन के थी वो किसको कन्वर्ज कर रही थी, फाई को कन्वर्ज कर रही थी ना। तो इसका मतलब कि यदि इसको कन्वर्ज करेगी तो इसकी मॉडुलस वैल्यू किससे लेस देन आएगी, एप्सिलॉन से आएगी कम। एप्सिलॉन क्या होता है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो देयरफॉर जब ये एप्सिलॉन से भी छोटा तो m से तो छोटा होएगा। m तो इनका फिर भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जब ये क्वांटिटी एप्सिलॉन से भी छोटी तो m से तो छोटी होएगी, तो ये भी m से छोटा और ये तो है ही m से छोटा, तो m प्लस m यानी ये ऑल ओवर क्या आ गया, 2m से छोटा आ गया। जहाँ पे z इजिकल टू क्या ले लिया, फॉर z इजिकल टू हमने क्या ले लिया, r/2n के ले लिया, r/2n के ले लिया, यहाँ से n के उठा लिया। फॉर सफिशिएंटली लार्ज, जितना हमें सफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी हम n के को उतना ही लार्ज कर देंगे जितना कि हमें नीड होगी। सफिशिएंटली लार्ज का मतलब जितना कि हमें नीड होगी उतना ही लार्ज कर सकते हैं हम इस चीज़ को। अब ये कहता है कि बाय मॉडुलस प्रिंसिपल, बाय मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल f इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड। f यहाँ से क्या आ गया, यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो गया ऑन कॉन्सेंट्रिक एनुलस अबाउट 0, ठीक है। और कॉन्सेंट्रिक एनुलस अबाउट 0, 0 के अबाउट में तो एनुलस लिया था। देखो ये एनुलस था नहीं, 0 को छोड़ दिया था हमने बीच में से, तो ये एनुलस था अबाउट 0 में। तो ये कहता है कि फंक्शन क्या आ गया, यूनिफॉर्मली बाउंडेड आ गया ऑन कॉन्सेंट्रिक जेड अबाउट z इक्वल टू 0। दिस गिव्स f इज बाउंडेड बाय 2m। और ये क्या गिवन करता है कि जो f फंक्शन है वो किससे लेस देन इक्वल टू आ गया, 2m से। तो ये बाउंडेड हो गया ऑन ए डिलीटेड नाइबरहुड ऑफ 0।
जीरो का डिलीटेड नाइबरहुड, क्योंकि जीरो को तो हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। विच मस्ट बी रिमूवेबल सिंगुलरिटी, तो ये कहता है कि तो इसका मतलब कि जो जीरो होगी वो कैसी सिंगुलरिटी होगी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। समझ आ गया। यदि फंक्शन पूरे रीजन पूरे मतलब कि डिलीटेड नाइबरहुड के अंदर क्या होता है, एनालिटिक होता है और बाउंडेड होता है। ध्यान से सुन लो रिजल्ट को। यदि कोई फंक्शन डिलीटेड नाइबरहुड के ऊपर क्या होता है, एनालिटिक होता है और बाउंडेड होता है, तो उसके अंदर जो डिलीटेड नाइबरहुड की बात कर रहे हैं हम, जो उसका सेंटर ले रहे हैं, वो हमेशा उसकी क्या बनता है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी बनता है। अगर सिंगुलरिटी बनेगा तो वो रिमूवेबल बनेगा। क्लियर हुई इतनी बात। तो इसका हमने कि z इक्वल टू जीरो क्या हो गया, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। लेकिन z इक्वल टू जीरो तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी था ही नहीं। स्टेटमेंट के अंदर क्या था, वो एसेंशियल सिंगुलरिटी, विच इज ए कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन आ गई। कंट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने वहाँ पे 2 पॉइंट लिए जिनकी फंक्शनल वैल्यू नहीं आती। समझ आ गया। देयर इज नो रिमूवेबल सिंगुलरिटी, फाई कैन नॉट बी एनालिटिक। इसका मतलब कि फाई एनालिटिक नहीं हो सकता। कंट्राडिक्शन आ गई ना। तो अगर ये फाई एनालिटिक नहीं हो सकता तो दूसरी पॉसिबिलिटी बचेगी, तो फाई क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। तो इन दिस केस एफ हैज ए पोल। यदि फाई इन्फिनेटिव होगा बेटा, अगर फाई इन्फिनेटिव होगा, ध्यान से देखना, जो फाई क्या था, फाई तो इनकी कन्वर्जेंस थी कि यहाँ पे फाई को कन्वर्ज कर रहा था ये। अब जो फाई एन के है वो इसकी सबसीक्वेंस है, और एफ क्या है, एफ जेड बाई एन है। तो एफ एन किससे कैसे खुला है, एफ से, तो एफ एन के इसकी सबसीक्वेंस है। इसका मतलब कि ये भी इसी की हेल्प से खुलेगा, इसकी भी वैल्यू इसी की हेल्प से निकलेगी, क्योंकि इसी की तो सबसीक्वेंस है ये। इसी की टर्मों में से कुछ टर्में उठाई गई हैं इसकी, तो इसकी सारी टर्में ऐसी खुलती हैं, तो इसकी भी टर्में ऐसी तो खुलेंगी। क्लियर हुआ। तो फाई एन के ऐसे खुलेगा। और फाई यदि इन्फिनेटिव है, फाई अगर इन्फिनेटिव है, इसका मतलब तो ये हुआ कि फाई जेड बाई एन बी क्या है, एफ जेड बाई एन बी क्या है, इन्फिनेटिव है। और कोई फंक्शन इन्फिनेटिव आता है तो इसका मतलब पोल बनता है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दिस केस एफ हैज ए पोल एट जीरो। ये कहता है कि इसके केस में तो ये हुआ कि एफ का क्या होगा, पोल होगा जीरो के ऊपर, विच इज अगेन ए कंट्राडिक्शन। यहाँ से तो फिर कंट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब कि इसके 2 केस आए थे बेटा, यहाँ से 2 केस आए थे, दोनों में कंट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब कि ये कंट्राडिक्शन दोनों केसों में अगर कंट्राडिक्शन आ गई था तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ऊपर गलत हुआ है हमारा। ऊपर क्या गलत हुआ है कि हमने क्या लिया था वहाँ पे कि दो एलिमेंट यहाँ पे लिए थे, मतलब कि यहाँ पे हमने 2 नंबर ऐसे लिए थे जो इस रीजन के अंदर नहीं आते। समझ आ गया। इसका मतलब कि f ज़्यादा से ज़्यादा एक ही एलिमेंट को छोड़ सकता है, 1 पॉसिबल एक्सेप्शन। समझ आ गया। 1 पॉसिबल एक्सेप्शन, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पॉइंट को छोड़ सकता, वो कभी एक से ज़्यादा पॉइंटों को नहीं छोड़ेगा। और इसका मतलब क्या होगा, हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। उसके बाद ये छोटी छोटी हैं बेटा यूनिवलेंट फंक्शंस हैं, और ये कुछ छोटी छोटी है 1/4 थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट तुम कर लेना और इसी के साथ ये पूरी यूनिट आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, ओके।